नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम होम साइंस में क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, एक बार उसका ओवरव्यू देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे आज के डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो होम साइंस में हमने फूड एंड न्यूट्रिशन में कार्बोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डिस्कशन कर चुका है। और हमने टेक्सटाइल में मतलब वस्त्र विज्ञान में हमने कपास के बारे में स्टडी किया है, डिस्कशन किया है। आज का हमारा टॉपिक है लिनन। ठीक है, पीछे बैकग्राउंड बहुत शोर है, उसके लिए क्षमा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा लिनन। तो जैसे कि हमने पीछे रिवाइज करते हुए एक बार चलते हैं, तो हमने पढ़ा था कि हमें रेशे दो तरह से प्राप्त होते हैं, तीन तरह से प्राप्त होते हैं। एक होता है प्राकृतिक रेशा और एक होता है कृत्रिम, और ठीक है, और दूसरा होता है, और इसी में मानवकृत आ जाता है। प्राकृतिक रेशा और प्राप्ति स्रोत के आधार पे अगर कहा जाएगा तो इसमें आ जाता है आपका प्राकृतिक रेशा, यानी कि वनस्पति से जो हमें प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होने वाले प्रोटीन और खनिज से प्राप्त होने वाले प्रोटीन। तो हमने कपास को पढ़ा था कि कपास हमें वनस्पति से प्राप्त होता है। कपास का एक पौधा होता है और उसके बीज से कपास बनाया जाता है। ठीक है, और उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, उसमें गिनिंग प्रोसेस होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है लिनन। तो इस पे बढ़ते हुए हम अब डिस्कस करेंगे, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। लिनन यह भी प्राकृतिक जगत से मतलब वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। कहाँ से हमें मिलता है, यह भी वनस्पति से प्राप्त होने वाला रेशा, पेड़ पौधों से। इसके अन्य क्या नाम है, इसे पवित्र रेशा भी कहते हैं, ऐश्वर्य का प्रतीक भी कहते हैं, वैभव का प्रतीक, प्रतिष्ठा का प्रतीक, शांति का सूचक और श्रम साध्य रेशा कहते हैं। ये नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे हमने कपास में पढ़ा था मानव मित्रवत रेशा, ठीक है, कपास का कपड़ों का राजा, रेशों का राजा, ये सब उपनाम थे उसके। इसी तरह लिनन को पवित्र रेशा कहा जाता है, ऐश्वर्य का प्रतीक कहा जाता है। ऐश्वर्य, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, वैभव, ये सब इसके सब मतलब कि क्या है, समानार्थी शब्द है। ऐश्वर्य, वैभव, प्रतिष्ठा इसका प्रतीक है, पवित्र रेशा है, और शांति का सूचक है, और श्रम साध्य रेशा है। पवित्र रेशा क्यों है, क्योंकि इसे ये माना जाता है कि ये जो मम्मी बनाई जाती थी पिरामिड मिस्र में देशों में, तो वहाँ पे उन मम्मीज़ को इस कपड़े में लपेट दिया जाता था, तो ये काफ़ी साल तक सुरक्षित रहते थे। ठीक है, तो ये इस वहाँ के लोगों के लिए पवित्र रेशा हो गया। श्रम साध्य रेखा क्या है, श्रम साध्य रेशा, इस श्रम साध्य रेशा मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है इसकी फसल में, इसकी बुआई करने में, इसमें इसकी पूरी जो फसल चक्र होता है वो कई लंबा होता है। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे तो उससे क्या पता चलेगा कि यह श्रम साध्य रेशा है। यह क्या होता है, इसमें विशेष प्रकार की ठंडक होती है। जैसे कपास होता है ना, हम कपास यानी सूती कपड़े कब पहनते हैं, गर्मी के दिनों में, ताकि हमें गर्मी कम लगे। ठीक है, उसी तरह इसको क्या करते हैं, ये भी हमें ठंडक प्रदान करता है। इसके उत्पादन में परिश्रम ज़्यादा लगता है, इसकी फसल का जब उत्पादन किया जाता है तो उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, इसलिए इसे श्रम साध्य रेशा कहते हैं। इससे बने कपड़ों को श्रम साध्य कपड़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला फैक्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसकी प्राप्ति किससे होती है, इसकी प्राप्ति फ्लैक्स नामक पौधे से होती है। फ्लैक्स या सन का जो पौधा होता है, ब्रैकेट में सन लिखा है, इस पौधे से इसकी प्राप्ति होती है। अब ये बीज से मिलता है, क्योंकि वनस्पति के 3 पार्ट थे ना जिनसे रेशा मिलता है, बीज से, तने से और पत्ती से। तो लिनन की प्राप्ति फ्लैक्स या सन के पौधे के तने से होती है। तो ऑप्शन में कभी पूछ लेगा कि लिनन की प्राप्ति किससे होती है, बीज से होती है, तने से होती है, पत्ती से होती है, फल से होती है। तो लिनन की प्राप्ति तने से होती है। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा रेशा है। ठीक है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा रेशा होता है। इसके रेशे की लंबाई 10 से 20 इंच होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, इंच होती है। तो इंच में हम किसे मापते हैं, किस रेशे को, अर्थात यह लिनन क्या है, स्टेपल है, स्टेपल रेशा है। और जिसे मीटर में मापा जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे फिलामेंट रेशा।
तो इसकी रेशे की लंबाई जो होती है वो 10 से 20 इंच होती है, अर्थात यह एक स्टेपल रेशा है, मतलब लघु आकार का रेशा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इसमें, मिस्र को लिनन की भूमि कहते हैं, अर्थात लैंड ऑफ लिनन कहते हैं। ठीक है, लिनन के प्रयोग के साक्ष्य 10,000 साल पहले मिले थे हमें। 10,000 साल पहले इसका जो यूज़ किया गया था वो हमें साक्ष्य मिलते हैं। जो मिस्र के पिरामिड हमने बताया था ना, पिरामिड में जो मिस्र में मम्मीज़ को पिरामिड में दफनाया गया था, उसमें लेप लगाकर लिनन के कपड़े से लपेटा जाता था। ठीक है, तो उस समय ये साक्ष्य मिले कि उस समय ये कपड़ा था। कहाँ पे था? मिस्र में। मिस्र कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में एक स्थित देश है, ठीक, जहाँ पे नील नदी बहती है। उसके बाद क्या हमने पढ़ा? वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, तने से है, फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त होता है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा रेशा है, इसकी रेशे की लंबाई 10 से 20 इंच होती है। और इसके बाद ये पवित्र रेशा ऐश्वर्य का प्रतीक, वैभव का सूचक, प्रतिष्ठा का प्रतीक और शांति का सूचक भी है। ठंडक प्रदान करता है, कॉटन के बाद ये भी ठंडक प्रदान करता है। श्रम साध्य रेशा है। लैंड ऑफ लिनन किसे कहते हैं? तो लैंड ऑफ लिनन किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। अगर सर्वोत्तम रेशे की बात की जाए कि सर्वोत्तम लिनन कहाँ से पाया जाता है, तो वो आयरलैंड से पाया जाता है। और आयरलैंड कहाँ है? यह एक देश है आयरलैंड, जो कि यूरोप में है, यूरोप महाद्वीप में है। तो यहाँ का जो लिनन है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है फसल चक्र। जैसे कपास का फसल चक्र कैसा होता है? 200 दिन, लगभग 200 दिन या साल भर। ठीक है, तो इसका फसल चक्र 7 साल होता है। किस प्रकार 7 साल? 6 साल तो यहाँ पे भूमि को उपजाऊ बनाने में लगा दिया जाता है। 6 साल भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है और 1 साल उस पर बुआई का काम किया जाता है। उसके बाद उसे परिपक्व होने में टोटल इतना समय लगता है 7 साल। मतलब पहले भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है 6 साल तक और फिर 1 साल उसकी बुआई की जाती है। इसके लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? समशीतोष्ण जलवायु। अब आप याद कर लो, कपास के लिए उपयुक्त जलवायु क्या थी? उष्णकटिबंधीय जलवायु। और इसके लिए लिनन के लिए समशीतोष्ण, यहाँ पे बहुत गर्म की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समशीतोष्ण जलवायु। ठीक, नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट पॉइंट दिया है इसमें कि पैक्टिन नामक गोंद इसमें पाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार का गोंद पाया जाता है जिसका नाम है पैक्टिन। ठीक है, तो यह गोंद किस में पाया जाता है? पैक्टिन लिनन में पाया जाता है। और पैक्टिन क्या होता है? जो हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था, तो पैक्टिन पॉलीसैकेराइड होता है, पौधों में पाया जाता है। पॉलीसैकेराइड अर्थात इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। और समशीतोष्ण जलवायु आपने पढ़ा ना, तो इसी में क्या है, अगर मिट्टी पूछ ली जाए, जैसे कि कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो इसके लिए भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टी का प्रयोग किया जाए तो लिनन अच्छी किस्म का होता है। कैसी मिट्टी? भुरभुरी मिट्टी। ठीक है, भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टी का प्रयोग करने पे हमें लिनन बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। लिनन की खेती के लिए कैसा वातावरण चाहिए? ताज़ा अच्छा वातावरण चाहिए, ठंडा थोड़ा, और ताज़ा पानी होना चाहिए, बहता पानी होना चाहिए, रुका पानी नहीं होना चाहिए, और साफ बहते जल। ठीक है, अर्थात ताज़ा, ठंडा, साफ और बहते पानी में इसकी खेती की जाती है, इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, पैक्टिन नामक गोंद पाया जाता है। और किचन में इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। किचन में जो हम कपड़ा रखते हैं पोंछने के लिए, साफ़ सफाई करने, क्योंकि किचन में पानी का यूज़ ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे लिनन के बने कपड़ों का यूज़ किया जाता है, क्योंकि लिनन में शोषण की क्षमता, मतलब अवशोषण की क्षमता अधिक होती है। इसलिए इससे तौलिया, रुमाल, रसोई के कपड़े ज़्यादा बनाए जाते हैं लिनन से, क्योंकि इसमें पानी को सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब इसमें एक नोट दे रखा है, मड़ापोलम। क्या है मड़ापोलम? तो मड़ापोलम यह एक सूती कपड़ा होता है, लेकिन जो इस पे बुनाई की गई रहती है, वीविंग, ताने बाने की, वह लिनन की शैली में की रहती है। ठीक है, मड़ापोलम अगर पूछा जाता है मड़ापोलम क्या है, तो मड़ापोलम कपड़ा तो आपका सूती रहता है, लेकिन जो उसकी बुनाई का पैटर्न होता है वो क्या होता है? आपका लिनन की शैली में बना होता है, यानी कि दोनों का मिक्स होता है। बस ध्यान देना है कि बुनाई किसकी है और कपड़ा किसका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लिनन के निर्माण की प्रक्रिया।
अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, लिनन के निर्माण की प्रक्रिया कैसी होती है उसके लिए आपको इसका स्टेप याद होना ज़रूरी है। जैसे हमने कॉटन में याद किया था, कॉटन में हमने जैसे याद किया था कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उनके नाम आपको ऐसे ही फास्टली रिवाइज करवा देते हैं कोडिंग से। HGS ये हम कपास का रिवाइज कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग, गिनिंग और सॉर्टिंग, ठीक है। फिर उसके बाद था आपका BBO DCC हार्वेस्टिंग, फिर गिनिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, कोए इकट्ठा करना, कपास का है ये, आप कपास की प्रक्रिया हम रिवाइज कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग कोए इकट्ठा करना, गिनिंग फिर कोए से बीज को अलग करना, फिर सॉर्टिंग छांटना लंबाई, किस्म और रंग के आधार पे, फिर बेलिंग उनमें गांठ बांधना, फिर ब्लेंडिंग मिलाना, फिर उनको खोलना, फिर डबलिंग का मतलब दोबारा दोहराना, अशुद्धियों को दूर करना, फिर कॉर्डिंग तो उनकी फिर से हम छटाई करते हैं, अशुद्धियाँ दूर करते हैं, फिर कॉम्बिंग करते, कॉम्बिंग का मतलब लंबा लंबा कंघी की तरह करना ताकि उनकी उलझन दूर हो जाए। फिर उसके बाद क्या होता है आपका DR, डी का मतलब यहाँ पे होगा ड्राइंग। अब आप उसे क्या करते हो, रेशों को खींचते हो, और फिर उसके बाद आर से क्या होता है, आप उसकी रोविंग करते हो। रोविंग का मतलब क्या होता है, फिर उसमें आप ऐठन देते हो, ट्विस्टिंग करते हो। उसके बाद SSW यानी स्लीवरिंग, फिर कोनी बनाएंगे हम, फिर कताई करेंगे, स्पिनिंग, फिर वीविंग करेंगे, और लास्ट का FDP ये लगभग सब में सेम होता है, फिनिशिंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। ओके, तो अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है इसी तरह इसकी भी कोडिंग याद करेंगे और एक एक प्रोसेस को पहले समझ लेंगे जल्दी से। तो पहले इसमें है आपकी प्रोसेस कल्टीवेटिंग। लिनन के निर्माण की प्रक्रिया में पहली प्रोसेस है आपकी कल्टीवेटिंग। तो कल्टीवेटिंग का मतलब क्या होता है, खेती करना, बुआई करना, ठीक है। तो लिनन प्रक्रिया निर्माण की प्रक्रिया में पहला है आपका C से क्या, कल्टीवेटिंग बुआई करना, फिर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब फिर आप उसे एकत्र करते हो खेती करने के लिए, ठीक है। कल्टीवेटिंग हार्वेस्टिंग ये आपकी खेती में ही आता है, तो CHD। अब उसे ड्राई करोगे आप, कल्टीवेटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग मतलब खेती किया, बोया, फिर उसके बाद आपने उसे सुखाया, ये तीन एक साथ हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, RRB। RRB में R को देखना है, R है रिपलिंग। रिपलिंग क्या होता है, प्राकृतिक तौर पर आप इसको फुलाते हो पानी में, जैसे रखा जाता है कि अपने आप से फूल जाए। फिर उसके बाद आप इसमें रेटिंग करते हो। रेटिंग की प्रोसेस हम 4 प्रकार की पढ़ते हैं, रेटिंग 4 तरह की होती है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रिपलिंग में क्या होता है, फुलाना, प्राकृतिक जरिए से, कोई उसमें मिलावट नहीं, कोई चीज़ मिलाएंगे नहीं। और फिर रेटिंग में हम उसे गलाते हैं, पानी में भिगो करके चाहे गला देंगे, चाहे किसी तरह ओस के द्वारा, रसायन के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, कई चीज़ें प्रोसेस है, अभी हम आगे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपका है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ठीक है, अलग करना। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है फिर DSC ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, खींचना, पीटना, जैसे तारों को, जैसे हम कपास को खींच रहे थे उसी तरह ड्राइंग होगा आपका। फिर उसके बाद स्कॉचिंग। स्कॉचिंग में क्या होगा, आपकी लिनन की अशुद्धियों को अलग करना। फिर कॉम्बिंग। कॉम्बिंग में क्या है, जैसे कपास में होता था कंघी करना, रेशों को आपस में अलग करना ताकि उनकी उलझन दूर हो सके। फिर हैकलिंग। हैकलिंग क्या होता है, जब आप कंघी कर लेते हो फिर उन्हें टांग देना, ठीक है। हैकलिंग का मतलब कि उन्हें टांगना, कंघी अलग कर दी और बालों को जैसे हम कंघी करते हैं और उसके बाद आपने समझो नकली बाल लिए हैं और कंघी करके उनको अलग कर दिया, बालों को एक एक कर दिया, तो हैकलिंग का मतलब होता है टांगना। फिर ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बना आपका, RRB, फिर DSC। DSC क्या हुआ, ड्राइंग, स्कॉचिंग, कॉम्बिंग। फिर उसके बाद HSW, फिर इसके बाद हैकलिंग, स्पिनिंग, वीविंग। स्पिनिंग वीविंग वही चीज़ है, यहाँ पे कताई हो गया स्पिनिंग से, फिर वीविंग का बुनाई हो गया, फिर FDP यानी कि फिनिशिंग, डाइंग, प्रिंटिंग। परिसज्जा किया गया, कौन सी परिसज्जा इस पर होती है, इस पर बीटिंग परिसज्जा की जाती है। कौन सी फिनिशिंग इस पर होती है, हम लिनन पे बीटिंग परिसज्जा यानी कि कुटाई करते हैं, कुटाई नाम की परिसज्जा करते हैं। फिर उसके बाद हम उसे रंगते हैं, डाई करते हैं, और फिर उस पर जो छापना होता है, प्रिंट करना होता है, उसे हम प्रिंट कर देते हैं। तो
तो लिनन निर्माण की प्रक्रिया में आपको ये 15 स्टेप याद करने होते हैं, ठीक है। तो CHD कल्टीवेटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, फिर उसके बाद RRB स्टेप वाइज, पहले ये ऐसे ऐसे आप कॉम्बिनेशन बना लो अपनी तरफ से। RRB में रिपलिंग और रेटिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट, रिपलिंग, रेटिंग, फिर ब्रेकिंग, ड्राइंग, स्कॉचिंग इसमें होती है, इसलिए आपको याद होना चाहिए स्कॉचिंग, फिर कॉम्बिंग कंघी करने के बाद टांगना है तो हैकलिंग भी इसी में होगा, फिर स्पिनिंग, फिर यहाँ से लेकर ये सब में लगभग सेम मिल जाता है। तो ये मेनली आपको 10 याद करना है, स्पेशली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रिपलिंग और रेटिंग, फिर उसके बाद स्कॉचिंग, ठीक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि आपने कपास याद किया होगा तो इसे याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट इसमें रेटिंग जो हमने पढ़ा था उसमें एक स्टेप रेटिंग, रिपलिंग के बाद 5वें नंबर पे रेटिंग। ये रेटिंग हमने अभी डिस्कस भी किया था कि ये 4 प्रकार की होती है, मतलब कि जो ये गलाने वाली प्रक्रिया होती है इसे 4 प्रकार से किया जाता है। पहला जल के द्वारा, ओस के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, रासायनिक के द्वारा। तो जल में का मतलब है कि इसमें ठंडा और बहता हुआ जल, बहता या फिर कभी कभी रुका हुआ जल, इसमें क्या किया जाता है 2 हफ्ते के लिए जो फ्लैक्स का तना होता है, सन जो पौधा है उसके तने को छोड़ दिया जाता है। किसके लिए? 2 वीक्स के लिए छोड़ दिया जाता है। क्यों? ताकि वो गल जाए, फ्लैक्स का पौधा तना जो है वो गल जाए। तो ये तो सिंपल है कि पानी में रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा तरीका क्या है रेटिंग प्रोसेस का? ओस के द्वारा। ओस क्या होता है? ओस की बूंदें जो सुबह पड़ती हैं, तो यह इस तरह से क्या हो गई, ये तो सिर्फ लंबी प्रक्रिया हो गई, क्योंकि ये तो दिन में ही हो पाएगा एकदम भोर में, तो यह लंबी प्रक्रिया होती है। ओस के द्वारा भी गलाया जाता है। लकड़ी के द्वारा यानी कि इसमें लकड़ी का एक बर्तन होता है, ठीक है, उसमें इसको रखा जाता है। इसके क्या कहते हैं? इसे पावनल प्रोसेस भी कहते हैं, इसे पावनल प्रोसेस भी कहते हैं। ये नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक, पावनल प्रोसेस ही कहते हैं। इसमें क्या होता है? पानी गर्म होता है, गर्म पानी। और इसमें क्या था? इसमें ठंडा पानी था, और लकड़ी के बर्तन में जब आपको रखना है तो उसमें गर्म पानी होता है। गर्म पानी में आप तने को डाल देते हो, सन के पौधे के तना को डाल देते हो, और कितने ताप पर रखते हो? उसे 70 से 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखते हैं, ठीक है। तो ये लकड़ी के बर्तन में रखना पावनल प्रोसेस भी कहलाता है। इसे गर्म पानी में आप रखते हो, और पानी का तापमान कितना होना चाहिए? 70 से 90 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट रेटिन की प्रोसेस है रासायनिक, मतलब इसका प्रकार, चौथा प्रकार होता है रसायन। इसमें क्या होता है? सरल और जल्दी, क्योंकि जब आप किसी के केमिकल को मिलाओगे तो प्रोसेस क्या होगी? ये तो एक तरह से नेचुरल तरीका था, लेकिन रसायन मिलाने से वो प्रोसेस, हम केमिकल मिलाते ही क्यों? ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। तो यह सरल भी होता है और जल्दी भी होता है। यह प्रोसेस सरल और जल्दी होती है। इसमें क्या मिलाना होता है? इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? ऑक्सैलिक एसिड को मिलाया जाता है तथा कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा। तो रसायन की प्रक्रिया, रेटिंग की रसायन प्रक्रिया में किस तत्व को मिलाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑक्सैलिक एसिड और कास्टिक सोडा को मिलाकर प्रयोग किया जाता है सन के पौधे को, फ्लैक्स के पौधे के तने को गलाने के लिए। अब हम चलते हैं आगे के टॉपिक पे। रेटिंग के 4 प्रकार के बाद हो गए, अब हमारे लिनन की विशेषताएं। अब हमने उसकी प्रक्रिया पढ़ ली, ठीक है। पहले लिनन पढ़ लिया, लिनन के क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इसे क्या कहते हैं, इसकी रेशे की लंबाई, इसके अन्य नाम, इसके फसल चक्र, इसके लिए उपयुक्त जलवायु, हमने सब पढ़ लिया। अब इसमें पढ़ना है हमें लिनन की विशेषताएं। तो लिनन की विशेषता क्या है? इसमें पैक्टीन पाया जाता है, हमने पढ़ा, यह एक प्रकार का गोंद होता है। इसकी मात्रा कितनी होती है? 25%। यह भी सेलुलोज से, क्योंकि सेलुलोज पौधों में होता है। कपास में 90% होता है, और लिनन में 60 से 70% सेलुलोज होता है। इसकी जो चमक होती है सिल्क के समान होती है, फिर भी यह ठंडक प्रदान करता है, ठीक है। इसका रेशे का व्यास कितना होता है? 15 से 18 माइक्रोन। ताप का अच्छा सुचालक होता है। संचालक मतलब कि ताप का प्रभाव इस पर बहुत नहीं पड़ता, हवा आती जाती रहती है, इसको इंसान पहन सकता है आराम से। गंध किस प्रकार होती है? कागज के जलने जैसी पीली लौस, जैसे कि कपास में होता है, तो सेम वैसा ही।
गीली अवस्था में मजबूती होती है 20 से 30% बढ़ जाती है, जबकि उसमें क्या रहता था, कपास में उसकी 30% गीली अवस्था मजबूती पर इसकी 20 से 30% बढ़ जाती है। और इसकी स्पेशल फिनिशिंग क्या है, बीटिंग प्रोसेस, जिसे हम कुटाई हिंदी में कहते हैं। क्योंकि कुटाई क्या होती है, कुटाई क्यों करनी पड़ती है हमें, क्योंकि जो लिनन होता है प्रकृति में प्राकृतिक तौर पर गोल होता है लिनन, और इसे चपटा करने के लिए इसमें और चमक को बढ़ाने के लिए कुटाई की परिचर्या की जाती है, और यह सिर्फ लिनन में ही की जाती है। ठीक है, यह प्रोसेस केवल लिनन में होती है। अब इसकी रासायनिक विशेषताएं, इस पे अम्ल का प्रभाव कैसा पड़ता है, बुरा पड़ता है, जैसे कपास में होता था सेम वैसे ही अम्ल का प्रभाव बुरा, क्षार इसके लिए अच्छा है। पसीना सूखने का गुण तो होता है इसका, पसीना सूखता है, लेकिन जब पसीना अगर ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, हमने पहले भी कई बार पढ़ा है अम्ल और क्षार का कॉन्सेप्ट, तो जब पसीना ज़्यादा अम्लीय हो जाता है तो वह भी बुरा हो जाता है इसके लिए। और रंग को पक्का करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, हम किसका प्रयोग करते हैं, नमक और फिटकरी का प्रयोग करते हैं, सेम कपास के लगभग इसकी विशेषताएं जो हैं अगर आप दिखोगे तो कपास से मिलती जुलती हैं। और घरेलू ब्लीच के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड को अगर आपने टिक कर दिया तो ये नमक का फॉर्मूला हो जाता है NaCl, लेकिन इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, घरेलू ब्लीच के लिए आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ करते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ में कपास के भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, थोड़े अंडरस्टूड के समझ के क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे सुपर 30 की सीरीज में। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।